मौर्य साम्राज्य जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। आज हम जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिनकी पताका कहा जाए कि अपने देश से लेकर विदेश तक था और विदेश तक ये जीते हैं। इनकी चर्चा हम इसमें करेंगे। चलिए, प्रश्न आती है कि वृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, ये किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं। उसके बाद जो प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बनाया था, मतलब अर्थात कहने का अर्थ कि चंद्रगुप्त जो एक नीचे परिवेश से आदमी था उसको एक राजा बनने का श्रेय दिया जाता है, तो चाणक्य को दिया जाता है। इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। ये देख रहे हैं, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। सेंडोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो सेंडोकोटस कहे हैं विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को। कहता है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में है? तो विशाखा दत्त द्वारा रचित ग्रंथ है, उसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है। कहता है कि कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है। पूछता है कि अर्थशास्त्र जो है किसकी पुस्तक है? तो शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है। किसने रचना की थी? तो इसको रचना की थी कौटिल्य ने, जिसे मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। किसमें? कौटिल्य जी द्वारा रचित जो बुक है। कौटिल्य किसका नाम है? वही विष्णुगुप्त कौटिल्य, उन्हीं को नाम है जिनको चाणक्य कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र में स्थित है। बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में। याद रखेंगे बुलंदीबाग। चलिए, मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। मैकियावेली जो रचना की है द प्रिंस, इसकी तुलना हम कर सकते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। चलिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? बहुत वीवीआई प्रश्न है। ये लकड़ी का बना था। ये किसका बना था? पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त का महल जो है ये लकड़ी का बना हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, जो किसे भारतीय राजा को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के नहीं पराजित, एक मिनट देख लीजिए। सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? जी बिल्कुल, चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था सेल्यूकस निकेटर को, जिसके कारण सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी, जिसकी नाम है कार्नेलिया, इसकी शादी करा दी थी चंद्रगुप्त मौर्य से। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य देख लिए जिन्होंने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, और ये कहाँ का था? लेकिन ये अफगानिस्तान का था। चलिए, बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस के 3 वस्तुएं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। चलिए, इसकी भी चर्चा करेंगे आगे क्या है। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं पाटलिपुत्र के। किसके हुए हैं? पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए देख लेते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो राजधर्म की जो स्थापना की थी एक किए थे सम्राट अशोक। इसकी भी चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो मर जाते हैं, उसके बाद बिंबिसार आते हैं, बिंबिसार के बाद ये अशोक आते हैं, इसकी चर्चा है, देखते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? सम्राट अशोक जी किए थे, राजधर्म के साथ स्थापना किए थे। चलिए, सेंडोकोटस आपने पढ़ा है कि सेंडोकोटस किसे कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है। किसने कहा था? विलियम जोन्स ने कहा था। तो सेंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया था? तो जस्टिन ने किया था। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? मालवा को, गुजरात को और महाराष्ट्र को, इसको जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य मैंने बताया था ही कि अपने देश के साथ साथ इनका विदेशों में पताका फहरा रहा था। उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए, यहाँ कोष्टक में लिखा हुआ है गुर्जराम, मास्की, नेट्टूर एवं उद्गोलन, इन 4 अभिलेखों में अशोक का वास्तविक नाम का उल्लेख है और हम इसकी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं आगे कुछ। यहाँ पर
अधिकारी। इसमें से अक्सर एक क्वेश्चन देखे जाए तो बिहार दरोगा ऐसा में इसमें से क्वेश्चन रहते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। प्रश्न है कि मौर्य कालीन में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। हाँ, तो जो मंत्री कहा जाता था, देखते हैं, मंत्री या पुरोहित कहते थे प्रधानमंत्री के प्रमुख धर्माधिकारी को। जो प्रधानमंत्री होते थे उसको पुरोहित कहते थे। राजा का जो उत्तराधिकारी होंगे उनका बेटा अर्थात युवराज कहते थे उसको। सन्निधता, राजकीय कोषागार और प्रधान अधिकारी अर्थात कोषाध्यक्ष को सन्निधता कहा जाता था। चलिए उसके बाद देखते हैं। समाहर्ता, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी अर्थात वित्त मंत्री, जो वित्त क्या करते पूरे संभालता था, पूरे पैसा कौड़ी का लेन देन रखता था, उसको संभालता करते थे। मंत्री परिषद के अध्यक्ष को मंत्री परिषदाध्यक्ष कहते थे। फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कमिश्नर अर्थात प्रदेष्टा कहते थे। इसमें जरूरी नहीं है, आप देख सकते हैं, ज़्यादा जरूरी होगी उसकी हम चर्चा कर देंगे। और दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश व्यवहारी को कहा जाता है। सेना के संचालक जो करते थे, सेना का संचालन अर्थात नगर रक्षा का अध्यक्ष को नायक कहते थे। सेनाध्यक्ष सर्वोच्च सैन्य कमांडर को सेनापति कहते थे। सम्राट के अंगरक्षक अर्थात सेना का प्रधान अधिकारी को अंतर्वर्षिक कहते थे। उद्योग धंधे और कारखानों को प्रधान निरीक्षक को कर्मांतिक कहते थे। क्या कहते थे? कर्मांतिक कहते थे। देख लेते 18 हो गए इसकी संख्या। प्रशासता, राजकीय आज्ञा और लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेज को सुरक्षित रखने को प्रशासता कहते थे। सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी को दंडपाल कहते थे। देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक को दुर्गपाल कहते थे। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक को अंतपाल कहते थे। वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी को आटविक कहते थे। और राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी को दवारी कहते थे। नगर का सर्वोच्च अधिकारी नागरक कहलाता था। मौर्यकालीन अधिकारी पोतावाध्यक्ष के का मुख्य कार्य क्या था? तो माप तौल करता था। पोतावाध्यक्ष के मुख्य कार्य क्या था? तो माप तौल करता था। पुनः आगे देखते हैं। आगे है यहाँ से पुनः वीवीआई प्रश्न आ जाती है। प्रश्न है कि किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? तो एक की थी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। ये किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? रुद्रदावन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदावन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि पश्चिम तक इसका प्रभाव था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवण बेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि उपवास पद्धति अर्थात संलेखना विधि कहते हैं से इन्होंने प्राण को त्यागा था। पूछेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई? तो ये उपवास के माध्यम से, जो कर्नाटक गए थे वहाँ पर उपवास के माध्यम से श्रवण बेलगोला में, और जिसको मरने की विधि को संलेखन विधि कहते हैं, उस विधि से इनकी मृत्यु हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के। चलिए आगे देखते हैं। मगध साम्राज्य को में रज्जुक, वीवीआई है, दरोगा में पूछा गया था प्रश्न कि रज्जुक किसे कहते हैं? तो मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को, मौर्य शासन भूमि मापक अधिकारी को रज्जुक कहते हैं। ये पूछा जाता है, देख लेंगे। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्तरी किन अक्षरों में से की गई है? तो पत्थर की पट्टियों पर। सम्राट अशोक का शिलालेख शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। तो यह स्थान है पेशावर, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। चलिए अगला है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो है ये प्राकृत भाषा है। कुछ देख लेते हैं अशोक के अभिलेखों की खोजकर्ता, ये देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो कहता है कि धौली अभिलेख, इसको खोजा था किट्टो 1837 में। बाबरू शिलालेख कैप्टन बट 1840 में। ब्रावर और नागार्जुनी गुफा को हैरिंगटन 1785 में खोजा था। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली का टोपरा खोजा था 1785 में कैप्टन पोलियर। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को क्या है, एक मिनट देख लेते हैं। पैट्रे टिफेंथर ने 1750 में खोजा। मानसेरा को कैप्टन ले 1889 में। कालसी अभिलेख को जॉन फॉरेस्ट 1860 में। रुम्मी देई को फीहरर 1896 में खोजा था। उसके बाद देख लेते हैं जौगढ़ अभिलेख को
सर वाल्टर इलियट 1850 में, गिरनार शिलालेख को लेफ्टिनेंट कर्नल टाड 1822 में, शहबाज गड्डी को ज़्यादा वीवीआई नहीं है इसलिए मैं ऐसे ही पढ़ देता हूँ। शहबाज गड्डी को एक फ्रांसीसी अधिकार 1836 में, इलाहाबाद स्तंभ लेख को टीएस बट 1834 में, मास्की अभिलेख को बीडन 1915 में, निगाली सागर को फीरर 1895 में, रामपुरवा को क्लाइल 1872 में, सारनाथ स्तंभ को ऑरेल स्टाइन 1905 में। चलिए यहाँ एक कोष्टक में देख लेते हैं। मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को समुत्थान और समव्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवा कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं ऊपर से। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो इसका प्रमाण मिलता है देवानाम प्रिय, देवों को प्यारा उपनाम से। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी, ये पता चलता है किसमें? देवों को प्यारा एक है, देवानाम प्रिय उनका नाम है, इससे पता चलता है। पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से पता चलता है? श्रीलंका स्थित अनुराधापुरम से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने कराया था। अशोक का बेटा का नाम था महेंद्र संघमित्रा, जिन्होंने किसका प्रचार किया था? जिन्होंने बौद्ध धर्म की प्रचार किया था। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन सा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासन देश जारी किए? तो अशोक। वह कौन सा स्तंभ है जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भाभरू स्तंभ में बताया है। ब्राह्मी लिपि में किसे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिस्टन में पढ़ने की सफलता प्राप्त हुई थी? चलिए देख लेते हैं। पूछा जाता है कि ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिस्टन ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। पूछा जा सकता है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिस्टन ने। अशोक के किस अभिलेखों में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? 5वें और बृहद शिलालेख में इसकी चर्चा मिलती है। कहता है गुर्जरा अति लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। मध्य प्रदेश के कौन जिले में है? दतिया जिले में है। चलिए अगला है मध्य प्रदेश के दतिया जिले, देख लिए हैं, एक मिनट। चलिए अगला है कि मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता है? सीताध्यक्ष द्वारा एकत्रित किया जाता था। मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो अशोक ने कराया था। भी आई है सांची के स्तूप की चर्चा है, किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। अब बताइए सांची का स्तूप कितने के नोट में होता है, ये आप बताएंगे। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है कालसी से। ये कहाँ से हुई है? कालसी से हुई है। चलिए प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनी भारत के किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मेगास्थनीज आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, किसके साथ आया था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और कार्नेलिया जो उसकी बेटी थे उनकी शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो उसी के साथ आए थे ये मेगास्थनी। चलिए अब देख लेते हैं कुछ विभाग है उसके अधिकारी को क्या कहते हैं वो देख लीजिए। तो कहता है कि कृषि विभाग के अध्यक्ष को शीताध्यक्ष कहते हैं, खानों का अध्यक्ष अकराध्यक्ष कहते हैं, मुद्रा विभाग को कहते हैं लक्षणाध्यक्ष कहते हैं, व्यापारी का प्रधान को शुल्काध्यक्ष कहते हैं, पासपोर्ट विभाग को मुद्राध्यक्ष कहते हैं, और व्यापारिक मार्गों के अध्यक्ष को संस्था अध्यक्ष कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। मौर्य काल में व्यापारी को संगठन का समुत्थान और व्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता को शर्तवा कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट है, ये आखिरी पेज है और बस इसके बाद मौर्य वंश क्या हो जाएगी, आपकी समाप्त हो जाएगी। चलिए कहता है कि गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये अर्थशास्त्र में मिलता है। मौर्य काल किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? इंडिका, मेगास्थनी द्वारा रचित है इंडिका में। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म के अनुयायी हो गए थे? तो ये हो गए थे जैन धर्म में, जैन धर्म के अनुयायी हो गए थे। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रचलित केंद्र था? तक्षशिला था। गांव के शासन का स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? तो मौर्यों ने किया था। अगला देखते हैं, मेगास्थनी ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगास्थनी ने
जो रचित है उनके द्वारा बुक है इंडिका है, इसको शास्त्र निबंध। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तुरमय मिस्र का राजा था। मिस्र के शासक 288 से 246 ईसा पूर्व में टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, संभवतः इसी को तुरमय कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों को एक साथ उल्लेख किस अभिलेख में माना गया है, किया गया है, देख सकते हैं। तो ये महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में किया गया। भाग एवं बलि किसके प्रमुख नेता थे? राजस्व के स्रोत के। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक के ने करवाया था? तो गिरनार में कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण, सुदर्शन झील उसका नाम है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों को में अशोक की रानी कौरावकी द्वारा दान किए गए जाने का उल्लेख मिलता है, इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्याग पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? तो अर्थशास्त्र में दिया गया था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? तो 13वें शिलालेख में 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था ये। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य का अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? सातवाहन का। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रुद्रदामन की गिरनार अभिलेख से होती है। अशोक का समकालीन मिस्र के राजा थे एलेक्जेंडर थे। चलिए नीचे देख लेते हैं आगे ही। अशोक ने अपनी राज्याभिषेक का 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसे विजय प्राप्त की थी कलिंग पर। कलिंग कहाँ है? तो उड़ीसा में है। सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वो कहाँ का शासक था? तो सीरिया बेबीलोन का शासक था, अफगानिस्तान बेबीलोन का। अशोक के पश्चात देवानाम को उपाधि किसने धारण की थी? तो दशरथ ने। अशोक की उपाधियां देख लेते हैं, कुछ उपाधियां है अशोक को क्या क्या कहा गया है और देख लेते हैं। अशोक को मास्की लघु शिलालेख में अशोक कहा गया है। गुर्जरा में देवानाम प्रिय अशोक राजा कहा गया है। रुद्रदामन में अशोक मौर्य कहा गया है। बराबर गुहा लेख में प्रियदर्शी राजा कहा गया है। भारबुक बैराट लघु शिलालेख में प्रियदर्शी राजा मगध कहा गया है। कंधार बृहद शिलालेख दीपवंश महावंश में प्रियदर्शी राजा कहा गया। पुराण में अशोक वर्धन कहा गया है। नेटुर लघु शिलालेख में राजा अशोक कहा गया है और उद्गोलक लघु शिलालेख में राजा अशोक देवानाम किया गया। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? तक्षशिला में विद्रोह के दमन किया था। चलिए कहता अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए किस दंड का प्रावधान किया था? तो कौटिल्य ने कहा था अपने ऊपर आश्रित बच्चों और पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना अगर भिक्षु बन गए तो आपको दंड के प्रावधान होगा। एक कौटिल्य जी बनाए थे नियम। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अरमाइक भाषा से हुई है। पूछा जाए खरोष्ठी लिपि किसे लिखा जाता है? तो खाते के साथ से दाएं, तो दाएं से बाएं, ख से कह सकते हैं। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। मौर्यों के पश्चात भारत का उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? बैक्ट्रियन शासकों का। मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक के नामक अधिकारी का कार्य क्या था? सिक्कों का परीक्षण करना। वह मौर्य राजा को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। कौन था? वह बिंदुसार था। वो कौन था? बिंदुसार। अमित्रघात कहा जाता है। मौर्यकालीन मुद्रा देख लेते हैं। इस काल में चांदी और तांबे के सिक्के को उल्लेख मिलता है। मौर्यकाल में चांदी और तांबे के सिक्के। चांदी के सिक्कों को 4 प्रकार थे, पन, अर्धपन, पाद और अष्टभाग। तांबे के सिक्के के था मासक, अर्धमासक, काकनी और अर्धकाकनी। बस इसी के साथ आपका जो मौर्य साम्राज्य है ये खत्म होती है एनसीईआरटी बुक का। पुनः हम इसके आगे की चर्चा आगे करेंगे।